नमस्ते। आज हम मध्य प्रदेश की कुछ बहुत ही दिलचस्प पर अक्सर अनदेखी रह जाने वाली घुमंतू, अर्धघुमंतू और विमुक्त जनजातियों की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इनके इतिहास, इनकी संस्कृतियों और आज वो किन हालात में हैं इस पर काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। ये समुदाय भारत की जो बहुरंगी तस्वीर है ना, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उनकी कहानियां, उनकी आवाजें वो कहीं हाशिए पर रह जाती हैं। सही कहा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए हम इन जनजातियों की जो खास पहचान है, उनकी जिंदा दिल परंपराएं और हाँ, जो चुनौतियां उनके सामने रही हैं या हैं, उन्हें थोड़ा समझें। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन स्रोतों को खोलते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश के इन समुदायों के बारे में क्या खास बातें, क्या दिलचस्प पहलू सामने आते हैं। हाँ। शुरुआत शायद वहीं से करनी चाहिए जिसका जिक्र बार बार आता है, विमुक्त जनजाति या डी नोटिफाइड ट्राइब्स। मतलब क्या है इसका? स्रोतों के मुताबिक ब्रिटिश राज में तो इनमें से कई समुदायों पर क्रिमिनल ट्राइब का ठप्पा लगा दिया गया था। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका असर बहुत गहरा और बहुत लंबे समय तक रहा। अच्छा। ये जो आपराधिक जनजाति कानून था, जैसा स्रोत बताते हैं, इसके तहत मतलब पूरे के पूरे समुदायों को ही शक की नजर से देखा जाता था। पूरे समुदाय को? जी हाँ। उनके घूमने फिरने पर पाबंदी थी, उन्हें उनके पारंपरिक काम धंधों से भी अलग कर दिया गया। फिर आज़ादी के बाद 1952 में भारत सरकार ने इस कानून को रद्द किया और इन समुदायों को विमुक्त यानी डी नोटिफाइड घोषित किया। लेकिन जैसा स्रोत इशारा करते हैं, ये बस एक कानूनी बदलाव था। सामाजिक सोच, मुश्किलें वो बनी रहीं। कुछ को तो आज भी अजीब जनजाति यानी पेक्यूलियर ट्राइब्स जैसी श्रेणियों में रखा गया है। अजीब जनजाति, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका ठीक मतलब शायद स्पष्ट नहीं है, पर यह दिखाता है कि वो वर्गीकरण की समस्या अभी भी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो स्रोतों में करीब 21 ऐसी विमुक्त जनजातियों की लिस्ट मिलती है। 21? काफी हैं। हाँ, कंजर, बंजारा, बागड़ी, भील, मोगिया, कालबेलिया, नट, पारधी, कई नाम हैं। और फिर घुमंतू जनजातियों की भी एक अलग लिस्ट है, जिसमें कुछ नाम तो कॉमन है, जैसे घिसाड़ी, लोहार पिट्टा, और कुछ अलग भी, जैसे रबारी, धनगर वगैरह। ये विविधता ही दिखाती है कि मतलब एक ही खांचे में फिट करना मुश्किल है सबको। सही कहा। और इसी विविधता को समझने के लिए चलिए कुछ खास समुदायों पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। एक दिलचस्प समुदाय है भाट। भाट? हाँ। स्रोत बताते हैं कि इनका नाम संस्कृत के भट्ट शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है विद्वान या योद्धा। अच्छा। और ये नाम उनके पारंपरिक काम से जुड़ा है। ये पीढ़ियों का हिसाब रखने वाले लोग थे, वंशावली विशेषज्ञ और किस्से कहानियां सुनाने वाले। अरे वाह, मतलब एक तरह से समाज की चलती फिरती लाइब्रेरी या याददाश्त सहेजने वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और एमपी में खास तौर पर मालवा निमाड़ इलाके में, जैसे इंदौर, रतलाम, देवास जिले। और इनकी एक प्रथा का जिक्र था, दूध बचाओ। ये क्या चीज है? हाँ, ये दूध बचाओ प्रथा का जिक्र है, जो वाकई अनोखी लगती है। स्रोत बहुत विस्तार में तो नहीं बताते, पर ये उनकी अपनी कोई सामाजिक बचत या कह लें कि संसाधन प्रबंधन की पारंपरिक विधि लगती है। दिलचस्प। और माना जाता है कि उज्जैन के पास बड़नगर जैसे इलाके इनके गढ़ रहे हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये ब्रह्मा, चैतन्य और चंद्रबरदाई जैसी हस्तियों को अपना पूर्वज मानते हैं। अच्छा। और इन्हें मध्य प्रदेश में घुमंतू जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। तो ये दिखाता है कि कैसे ज्ञान और परंपरा का प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, भले ही जीवन घुमंतू रहा हो। ज्ञान सहेजने वालों से अब बात करते हैं हाथ का हुनर रखने वालों की। स्रोतों में घिसाड़ी, लोहार और लोहार पिट्टा समुदायों का भी जिक्र है। नाम से ही लग रहा है इनका काम लोहे से जुड़ा है। बिल्कुल। घिसाड़ी लोहार जो है वो एक घुमंतू विमुक्त जनजाति हैं। ये मुख्य रूप से मालवा इलाके में, मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर, उज्जैन, राजगढ़, सिवनी जैसे जिलों में रहते हैं। अच्छा। इनका मुख्य काम है लोहारगिरी, औजार वगैरह बनाना। इनकी अपनी घिसाड़ी भाषा भी है और इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह लोहार पिट्टा या लोहगढ़िया हैं। स्रोत बताते हैं कि ये मूल रूप से राजस्थान के गाड़िया लोहार हैं, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी गुना क्षेत्र में पणास गांव इलाके में आकर बस गए। गाड़िया लोहार? हाँ, और इनका खास काम था
पिट्टा बनाना। पिट्टा, ये क्या होता है? पिट्टा यानी तलवारें, खंजर, ढाल। सोचिए उस जमाने में इनके हुनर की कितनी जरूरत और अहमियत रही होगी। इन्हें बघेलखंड इलाके में लोह गढ़ी भी कहते हैं। सही बात है। तो ये कारीगर समुदाय हो गए। स्रोतों में पशुपालक समुदायों का भी जिक्र है, जैसे रेवारी या रबारी। हाँ, रबारी समुदाय। ये मुख्य रूप से मवेशी पालक हैं, खासकर ऊंट, बकरी और भेड़ पालते हैं। ऊंट भी? जी हाँ, और ये भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार। आप देख रहे हैं राजस्थान से जुड़ाव कई समुदायों में बार बार दिख रहा है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं। हाँ, ये बात तो है। और इनके कई नाम भी बताए गए हैं स्रोतों में, राइका, देब्रिया, भोपा। इनके समाज का अपना कोई सिस्टम, कोई ढांचा भी है क्या? बिल्कुल है। स्रोत बताते हैं कि इनके समुदाय के मामलों को सुलझाने और हितों की रक्षा के लिए एक अपनी सामाजिक परिषद होती है, जिसे न्यात कहते हैं। हाँ। न्यात। और इसका जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। ये दिखाता है कि घुमंतू जीवन के बावजूद एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना उनकी रही है। सही है। भाषा की बात करें तो ये हिंदी, मारवाड़ी, हरियाणवी जैसी स्थानीय बोलियां बोलते हैं और देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। और इनकी धार्मिक आस्थाएं भी काफी विविध हैं। मामाजी महाराज, गोगा जी सांपों के देवता। हाँ वही, पाबूजी महाराज कुल देवता, रामदेव जी कुल देवी, शीतला माता, काल माता, कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं ये लोग। तो ये तो हुई कारीगरों और पशुपालकों की बात। क्या कला और प्रदर्शन से जुड़े समुदाय भी हैं? भारदी हरबोला का नाम आता है स्रोतों में। हाँ, भारदी हरबोला। स्रोत बताते हैं कि ये निमाड़ क्षेत्र की एक अर्ध घुमंतू जनजाति है जो खुद को एंधा कहते हैं। एंधा? जी। ये अपने गायन के लिए मशहूर है, खासकर निमाड़ में, लेकिन ग्वालियर, भिंड, मुरैना में भी पाए जाते हैं। इनका मुख्य साज है तंबूरा, और इन्हें खास पहचान मिली हरबोला से। ये वो लोग थे जो बुंदेला राजाओं के समय में किलों और ऊंची जगहों पर वीर रस से भरी आलाखंड गाथा गाते थे। तो हाँ, ये समुदाय प्रदर्शन कला और मौखिक परंपरा से जुड़ा है। कमाल है। इन समुदायों के अलावा एक और नाम है, धनगर जनजाति। इनका संबंध होलकर राजवंश से बताया गया है। ये क्या कहानी है? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। धनगर एक घुमंतू चरवाहा समुदाय है जो ओबीसी श्रेणी में आते हैं। चरवाहा समुदाय? जी। और स्रोत बताते हैं कि होलकर वंश के जो संस्थापक थे, मल्हार राव होलकर, वो इसी समुदाय से थे। सच में? हाँ, वो होल गांव से निकलकर पेशवा बाजीराव की सेवा में आए और बाद में मालवा के सूबेदार बने। फिर यशवंतराव होलकर द्वितीय ने इंदौर में होलकर राज्य की स्थापना की। तो मतलब एक चरवाहा समुदाय से शासक बनने तक का सफर। ये तो सचमुच कमाल की बात है। धनगर लोग मुख्य रूप से भगवान बिरोबा या विठोबा की पूजा करते हैं और मालवा, उज्जैन, देवास इलाकों में पाए जाते हैं। वाह। अब उन समुदायों के तरफ बढ़ते हैं जिनका जीवन शायद ज्यादा घुमक्कड़ी वाला रहा है और जिनका जिक्र विमुक्त जनजाति के तौर पर भी आता है, जैसे कंजर। नाम में ही घूमने का भाव है ना? बिल्कुल। कंजर शब्द संस्कृत के कानन चर से बना माना जाता है, यानी जंगल में घूमने वाला। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये खुद को मनु वैवस्वत के पुत्र गुरु का वंशज मानते हैं। अच्छा। ये घुमंतू जनजाति है जो सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी पाई जाती है। भारत में देखें तो ये दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक फैले हुए हैं। काफी व्यापक फैलाव है इनका। तो इनका पारंपरिक काम क्या रहा है? शिकार वगैरह? और इनकी भाषा? हाँ, मूल रूप से ये शिकारी समुदाय रहे हैं, लेकिन पशुपालन और खेती भी करते हैं। इनकी अपनी भाषा कंजरी है, पर ये जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थानीय भाषाएं भी बोलते हैं, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती वगैरह। इनका एक खास नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, चक्रधार, जो इनकी महिलाओं द्वारा किया जाता है। चक्रधार नृत्य? जी। और धर्म की बात करें तो इनमें हिंदू, सिख और इस्लाम तीनों धर्मों को मानने वाले लोग मिलते हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं। इन्हें कभी कभी घियाहारा भी कहा जाता है। काफी विविधता है इनमें भी। एक और नाम जो स्रोतों में आता है वो है सांसी या सांसिया। ये भी घुमंतू हैं। हाँ, सांसी भी मूल रूप से राजस्थान की घुमंतू जनजाति हैं, जो मध्य प्रदेश में खासकर ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर जैसे जिलों में बसे हैं। अच्छा, ये भी राजस्थान से? जी। और दिलचस्प बात ये है कि स्रोत बताते हैं कि ये खुद को राजपूत वंश का मानते हैं। राजपूत वंश का? हाँ, इनकी अपनी भाषा सांसी या भील की है।
मध्य प्रदेश में इन्हें अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा मिला हुआ है। ज्यादातर ये सामान्य हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं, पर कुछ ने इस्लाम भी अपनाया है। और ये भी गोगाजी यानी जाहरवीर, जो सांपों के देवता माने जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब आते हैं बंजारा जनजाति पर। इनके बारे में तो स्रोतों में काफी विस्तार से जानकारी दी गई है। ये भी विमुक्त जनजाति हैं और शायद सबसे ज्यादा जाने पहचाने घुमंतू समुदायों में से एक है ना? सही कहा। बंजारा समुदाय का इतिहास और संस्कृति बहुत ही समृद्ध और दिलचस्प है। ये भी मूल रूप से राजस्थान से जुड़े माने जाते हैं और खुद को राजपूतों का वंशज बताते हैं। अच्छा। इनका पारंपरिक काम बैलों का व्यापार था। जरा सोचिए, पुराने जमाने में जब आज जैसे यातायात के साधन नहीं थे, तो अनाज और दूसरा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनकी कितनी अहम भूमिका रही होगी। इन्हें ग्वार बंजारा भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे होंगे एक तरह से। बिल्कुल। इतिहासकार इरफान हबीब का जिक्र करते हुए स्रोत बताते हैं कि बंजारा शब्द कई रूपों में इस्तेमाल हुआ है, जैसे बंजारी, बदीक, बांक, और ये भी माना जाता है कि ये शब्द संस्कृत के वंचर यानी जंगल में घूमने वाले से निकला हो सकता है। और इनकी तुलना रोमा जिप्सियों से भी की गई है, ये क्या करेक्शन है? हाँ, कुछ स्रोत इनकी सांस्कृतिक समानताओं का जिक्र करते हैं रोमा जिप्सियों से। ये शायद इनके बहुत पुराने समय के प्रवासों और उनके व्यापक फैलाव की तरफ इशारा करता है। ये समुदाय पूरे भारत में फैला हुआ है। पूरे भारत में? जी हाँ, और ये बात इनके वर्गीकरण में भी दिखती है। स्रोत बताते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा वगैरह में ये डीएनटी यानी विमुक्त जनजाति हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, और कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब में एससी यानी अनुसूचित जाति के तौर पर दर्ज है। बाप रे, मतलब एक ही समुदाय अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरी में? जी हाँ, ये वर्गीकरण की जटिलता दिखाता है, और ये भी कि सरकारी पहचान कैसे राज्य दर राज्य बदल जाती है, जिसका सीधा असर उनकी सामाजिक और कानूनी स्थिति पर पड़ता है। इनके सामाजिक रीति रिवाज भी काफी अलग बताए गए हैं स्रोतों में, खासकर शादी ब्याह को लेकर। कुछ अजीब से शब्द हैं, दापा, झगड़ा फोड़ना, छेड़ा फाड़ना, ये सब क्या है? हाँ, इनके सामाजिक नियम काफी व्यवस्थित और संहिताबद्ध लगते हैं, जैसा स्रोतों से पता चलता है। दापा का मतलब है वधू मूल्य, जो शादी के लिए जरूरी माना जाता है। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति आमतौर पर नहीं होती, लेकिन कई तरह के विवाह प्रचलित हैं, जैसे चाड़ विवाह। चाड़ विवाह? हाँ, मतलब सेवा विवाह। अपहरण विवाह भी होता है। मामा विवाह यानी मामा की बेटी से शादी। अट्टा विवाह यानी लड़की के बदले लड़की देना। और नाता विवाह यानी एक तरह का पुनर्विवाह। अच्छा, कई तरह के विवाह हैं। और ये झगड़ा फोड़ना? झगड़ा फोड़ना एक तरह का मुआवजा है। ये तब देना पड़ता है जब कोई पुरुष किसी दूसरे की पत्नी से संबंध बनाता है, तो समुदाय इस मामले को अपने तरीके से सुलझाता है। और छेड़ा फाड़ना, ये महिला के अधिकार से जुड़ा है क्या? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि छेड़ा फाड़ना महिला को पति छोड़ने का अधिकार देता है। इसमें वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पति को देती है, एक तरह से रिश्ता खत्म करने का संकेत। अच्छा। इसके बाद वो दूसरे पुरुष के साथ रह सकती है, जिसे नाता करना कहते हैं। तो ये दिखाता है कि समुदाय के भीतर महिलाओं को कुछ हद तक स्वायत्तता हासिल रही है। कम से कम इन स्रोतों के वर्णन के अनुसार तो यही लगता है। ये तो काफी दिलचस्प सामाजिक नियम है। अब कला की बात करें, खासकर नाच गाने की। तलवार नृत्य और अग्नि नृत्य के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? ये बहुत खास लगते हैं। हाँ, बंजारों के नृत्य उनकी पहचान का बहुत अहम हिस्सा है। तलवार नृत्य पुरुषों का एक बहुत जोशीला, प्रेरक नाच है। स्रोत एक रोचक किस्सा बताते हैं कि करीब 500 साल पहले मेवाड़ के राणा लाखा के दरबार में बंजारा लोगों ने ये नृत्य पेश किया था। 500 साल पहले? जी। घूमर नृत्य भी है, जो राजपुताना की शान और कलाबाजी दिखाता है। लेकिन अग्नि नृत्य को बंजारा जनजाति का मुख्य और एक धार्मिक नृत्य बताया गया है। अग्नि नृत्य आग के साथ? हाँ, ये खासकर मध्य प्रदेश में ज्यादा लोकप्रिय है। ये आग के साथ किया जाने वाला करतबों भरा नृत्य होता है। चरी नृत्य का भी जिक्र है, और एक दाढ़ी नृत्य भी है, जो बंजारा समुदाय से जुड़े कायकों के एक समूह द्वारा किया जाता है। वाह, मतलब संस्कृति कितनी गहरी और रंगीन है इनकी। तो इन सभी समुदायों की कहानियों को सुनकर ये तो एकदम साफ है कि मध्य प्रदेश की ये घुमंतू और विमुक्त जनजातियां सिर्फ कुछ नाम नहीं है, बल्कि ये जीती जागती विविध संस्कृतियों का एक खजाना है। हाँ, उनका इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है,
उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनके हुनर और माहौल से गहराई से जुड़ी रही है और उनकी अपनी खास सामाजिक व्यवस्थाएं और परंपराएं हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे कई समुदायों की जड़ें राजस्थान से जुड़ी हैं, कैसे उनके पारंपरिक पेशे जैसे लोहारगिरी, पशुपालन, व्यापार, गायकी, नृत्य उनकी पहचान का अटूट हिस्सा है। और ये भी कि कैसे ब्रिटिश काल की वो आपराधिक जनजाति वाली सोच ने उन पर एक कितना गहरा और स्थायी असर डाला, जिससे उभरने की कोशिश शायद आज भी कहीं ना कहीं जारी है। सही बात है। उनकी अपनी भाषाएं हैं, अपने देवी देवता हैं, अपने सामाजिक कानून और न्याय के तरीके हैं जो उन्हें खास बनाते हैं। और जैसा हमने बात की, वो डीएनटी, नोमैडिक, एससी, ओबीसी जैसी अलग अलग सरकारी श्रेणियां उनकी स्थिति को और भी जटिल बनाती हैं। हाँ, ये वर्गीकरण वाला पहलू वाकई सोचने वाला है। इन स्रोतों ने यकीनन इन समुदायों की उस जटिल दुनिया की एक अहम झलक दिखाई है, जिसे अक्सर हम, आप या समाज नजरअंदाज कर देते हैं। जी। तो चलते चलते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद आगे और सोचा जा सकता है। देखिए, इन समुदायों ने सदियों से इतने बदलाव, इतनी चुनौतियों के बावजूद अपनी खास पहचान, अपने रिवाजों को जिंदा रखा है ना? बिल्कुल। तो आज के दौर में हम सब मिलकर, मतलब समाज और सरकार, कैसे उनकी इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में, उसे बचाने में मदद कर सकते हैं, और साथ ही उनकी जो आज की ज़रूरतें हैं, आज की चुनौतियां हैं, जैसे अच्छी शिक्षा तक पहुंच, रोजगार के पक्के मौके, समाज में बराबरी का दर्जा और हर तरह के भेदभाव से मुक्ति, इन सब का सामना करने में उनका सम्मानजनक तरीके से साथ कैसे दे सकते हैं? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ इन समुदायों के भविष्य से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये पूरे भारतीय समाज की समरसता और हम अपनी विविधता का कितना सम्मान करते हैं उससे जुड़ा है। सही कहा। इन स्रोतों से मिली जानकारी, ये चर्चा हमें निश्चित रूप से इस दिशा में और गहराई से सोचने और समझने की प्रेरणा देती है, ताकि जो आवाजें हाशिए पर हैं उन्हें भी मुख्य धारा में सुना जाए, समझा जाए और सम्मान दिया जाए।